इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षा राज्य मंत्री सम्माननीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य और यहाँ के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, लोकसभा की सदस्य और यहाँ की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य यहाँ उत्तराखंड से श्री अनिल बलूनी जी, प्रदेश सरकार में मंत्री और सैनिक कल्याण का कार्य देखने वाले ऐसे हमारे गणेश जोशी जी, मेजर जनरल श्री सब्रवाल जी, यहाँ सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भी और एक्स आर्मी मैन जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं और उनके साथ हमारे मीडिया के प्रभारी और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सदस्यगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका गणेश जोशी जी ने दिया, मेजर जनरल सब्रवाल साहब ने दिया। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये मुझे सौभाग्य दिया। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्तराखंड में आऊं और सैनिक भाइयों से न मिलूं और आपने तो सम्मान के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ये सच में बहुत ही समय से जुड़ा हुआ है और सम्मान देना सैनिकों को यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको समझना चाहिए। आज मुझे वीर शहीदों को भी सम्मान देने का मौका मिला। हम सम्मान तो देते हैं, लेकिन वह सम्मान सिर्फ एक ही बात का संदेश देता है और जो मोदी साहब हमेशा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि सम्मान ये है कि वह जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसी परिवार के नहीं, वो किसी के भाई, किसी के कोई उनकी बहन, ऐसा ही नहीं, सारा देश उनका भाई, उनके बहन के तरीके से खड़ा है, एक साथ खड़ा है। इस बात का भी संदेश हम देते हैं। इस तरीके से जो आपने मुझे मौका दिया, आज हमने भी उनको सम्मान दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं और जब मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं, तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, सैनिक भाई बड़ी संख्या में यहाँ से उन लोगों ने भागीदारी की है और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल विपिन रावत, वह भी उत्तराखंड से है। ये भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम आज जनरल विपिन चंद्र जोशी जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में यहाँ देश का नेतृत्व किया और वह भी उत्तराखंड से थे। उसी तरीके से हमारे देवेंद्र कुमार जोशी, चीफ ऑफ नवल स्टाफ,
उन्होंने भी उत्तराखंड का नेतृत्व किया है, ये सब हम सब जानते हैं। उन्होंने भी देश का नेवी में नेतृत्व किया है, ये सब हम जानते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड ने जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो शूरवीर शहीद जिनकी श्रृंखला बड़ी संख्या में हो सकती है, उन सब लोगों ने देश के लिए जो अपना सर्वस्व लुटाया है, देश सदा सम्मान से देखता है और देश हमेशा याद रखता है और देश उनके साथ खड़ा रहता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आर्म्ड फोर्सेस में एक विशेष विश्वास जगा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोगों ने चर्चाएं बहुत की आर्मी के बारे में, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के मोराल को, उनके जोश को, उनके साथ खड़े होने का संदेश अगर दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और फिर मैं वही कहूंगा कि कहने के लिए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं न कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये छोटा संदेश नहीं है। हर कोई चाहता है कि दीपावली घर में मनाई जाए, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बहनों के साथ दीपावली मनाई जाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के सैनिक, वीर सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाए और दीपावली मना करके देश को संदेश दे कि ये खड़े हैं प्रहरी, इस कारण से तुम दीपावली मना रहे हो। देशवासियों, इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये इसका अर्थ और भाव हमको समझना चाहिए और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। ये सुरक्षा, ये मजबूती, ये प्रदान करने का जो नेतृत्व ने दिया है, तो बराबर में खड़े होकर के भारत की फौज ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, उसी तरीके से साथ खड़े होकर के जवाब दिया है। ये भी हमको समझना चाहिए। घटनाएं मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान में रखने के लिए बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसको हमको अपने जहन में रखना बहुत ही आवश्यक होगा और उसको हमको जानना चाहिए। मित्रों, नेतृत्व के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,47,000 करोड़ रुपए था। 1,47,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। ये हमको समझना चाहिए। ये भारत में प्रायोरिटी, मोदी जी ने प्रायोरिटी डिफेंस को दी। और उसमें से भी आप ध्यान रखिए कि 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए असले खरीदने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हमारे नए हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज मुझे खुशी हो रही है, आप सब लोग लंबे समय तक बॉर्डर के बीच में रहे हैं, आप सबको मालूम है पहले ले जाने का अर्थ क्या होता था, ले की पोस्टिंग का अर्थ क्या होता था। हिमाचल से, मनाली से लोग चलते थे, फिर सिसु रुकते थे, फिर सिसु से आगे बढ़ते थे, फिर वो तांगलांगला पास करते थे, फिर उसके बाद जाकर के वो ले पहुंचते थे। 3-3, 4-4 दिन लगते थे। कभी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मनाली से लेकर के ले के लिए टनल बननी चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी टनल 9.9 किलोमीटर की 10,000 की हाइट पर बना करके अटल टनल दी। इस बात को समझना चाहिए।
और ये अटल टनल भी, इसका भी शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी रख के गए थे। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, पत्थर वहीं का वहीं रहा। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी मनाली आए थे, उन्होंने कहा था ये पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर से उसका काम तीव्र गति से चला और आज देश को समर्पित है अटल टनल। ये बात हमको समझनी चाहिए। आज हमको लेके बॉर्डर पर पहुंचना कितना सुगम हो गया, जिसके लिए 2-2 दिन लगते थे और 6-6 महीना पास बंद रहता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सामान जाता था वो 6 महीने का एक साथ सामान सारे का सारा ले में इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि 6 महीने के लिए ये रोड लाहौल से बंद हो जाती थी। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। आज ऑल वेदर रोड इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी की गई है। आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 17 रोड रेल टनल्स, रोड और रेल के टनल्स जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं बता रहा हूं मैं। आप देखिए, आपको जो 3-3, 4-4 दिन में हमारे फौजी भाइयों को बॉर्डर पे पहुंचने को लगता था, उसको सरल करने के लिए रेल और रोड दोनों की टनल, और छोटी नहीं 100 किलोमीटर तक की, ये बनाने का निश्चय किया है भारत सरकार ने। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 73 सड़कें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर बनाने का काम चल रहा है और उनकी लेंथ है 3812 किलोमीटर। ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में चलने वाला रोड। आप सब लोगों ने तो जानते हैं, हम लोग भी पहाड़ में रहे हुए हैं। एक तरफ इधर हरी झंडी वाला खड़ा होता था, बगैर ब्रिज का क्रॉस करना है, एक लाल झंडी वाला उधर खड़ा होता था। 15 ट्रक इधर से गुजरते थे, फिर उसके बाद इधर लाल हो जाता था, उधर हरा हो जाता था, फिर 5 ट्रक उधर से गुजरते थे। घंटों लगते थे और एक नहीं, ऐसे छोटे छोटे 20-20 ब्रिज पड़ते थे। जो सफर हम 4 घंटे में करते थे, वो सुबह चल करके शाम को पहुंचते थे। ये परिस्थिति आती थी। लेकिन आज ऑल वेदर रोड, इस तरीके की व्यवस्था, 3812 किलोमीटर की कनेक्टिविटी की जा रही है। इस बात को समझना चाहिए। और 61 रोड सड़कें, जिसमें 3300 किलोमीटर इसकी कनेक्टिविटी हमने हासिल कर ली है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यानी 3300 किलोमीटर बन चुकी है ऑल वेदर रोड। मैं भारत की फौज को और विशेष करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देता हूं कि मोदी जी के सपने को आप लोगों ने साकार किया है ऑल वेदर रोड बना करके। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसी तरीके से लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये दुनिया का सबसे ऊंचे उस पर ये सेतु बन रहा है और ये सबसे लंबा सेतु बन रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, अटल टनल 10,000 की फीट पर रोहतांग के लिए हिमाचल में 9.9 किलोमीटर, वो भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, आप सब जानते हैं, लंबे समय तक एक शासन में अगर हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो हमें पता चला कि ऑगस्टा का स्कैंडल हो गया। अगर फलाने चीज को खरीदने जाओ तो पता चला कि वहां वेपन का स्कैंडल हो गया और कोई खरीदारी नहीं चल रही थी। कोई भी असले की दृष्टि से फैसला न करना, भ्रष्टाचार करना, यही रीति बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो फिर से इंडियन डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो गया है और आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल फाइटर्स हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये भी हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं। उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स और उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इजराइल का जो MRSAM है, वह भी हमारे शस्त्र में जुड़ चुका है और 145 अल्ट्रा लाइट हाउजाइजर, यह भी भारत के उसमें बेड़े में जुड़ चुका है। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो काम था, जिस काम को लंबे समय तक रोका गया था, उस काम को गति देने का काम वह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और हम यही बता सकते हैं कि आप सब लोग देश के लिए जो कुर्बानियां कर रहे हैं, उसको मदद करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए
सशस्त्र आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार यहां पर क्रिएट हुआ। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उसको भी, आप सब लोग फौज के लोग हैं, आपको इसका इल्म होगा कि इससे किस तरीके का फर्क पड़ता है। उस तरीके के कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मेक इन इंडिया यानी हमारे यहाँ बड़ी अजूबी बात है, हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मेक इन इंडिया में 101 आइटम नोटिफाई हो गए अगस्त 2020 को, जो कि जिसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रख लिया गया है। ये औजार और ये असले सिर्फ भारत में ही बनेंगे। 101 आइटम, इसका भी प्रमाण, इसको भी एक कार्य रूप दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं भी फौजी परिवार से आता हूं और फौज में एक बड़ी भारी चर्चा थी, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। ये डिमांड 1972 में की गई थी, 1972, याद कीजिए। और यह डिमांड सरकारें आई गई और एक सरकार ने तो ऐसी आई जिसने 500 करोड़ रुपए रख करके, एक टोकन मनी रख करके सोचा कि राजनीति में, चुनाव में इसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन भारत के फौज को और भारत की जनता को पूरा विश्वास था कि यह काम अगर कोई करेंगे तो भारत के सपूत और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बात को पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए 26,60,000 फौजियों तक उसका वन रैंक वन पेंशन को पहुंचाया गया है। और यहां उत्तराखंड में भी लगभग 1 लाख हमारे फौजी भाई वन रैंक वन पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। उत्तराखंड में 1 लाख के आसपास हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें, वॉर मेमोरियल यहां भी शहीद स्थल बन रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में भी वॉर मेमोरियल बना। किसने रोका था कि वॉर मेमोरियल इंतजार करे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का? किसने मना किया था कि पहले नहीं बन जाए? लेकिन कल्पना नहीं थी, इसके बारे में विचार नहीं था। देश के फौज के भाई किस तरीके से हमको रक्षा देते हैं और उसमें हमारे यहाँ 62 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, उसके बाद कारगिल 65 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। हर युद्ध को पूरी ताकत के साथ भारत के फौज ने लड़ा और हमारे लोग शहीद हुए और उनको सम्मान देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई। उनको सम्मान देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉर मेमोरियल बना करके किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और वहां अमर चक्र भी बना, वीरता चक्र भी बना, त्याग चक्र भी बना, रक्षक चक्र भी बना। हर तरीके से उसको एक अच्छा मेमोरियल बनाने का प्रयास हुआ है। और मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी भी यहाँ पर अपने फौजी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पुष्कर धामी जी ने तय किया है कि हम यहाँ पर शहीद स्थल बनाएंगे और उसका शहीद धाम बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस वीर भूमि में इस कार्य को करने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं आपके साथ बहुत सी आंकड़े रख करके सारी बातों की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं फिर कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं उदाहरण देता हूं। आज से आप 8 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले चले जाओ, कठुआ में फायरिंग होती थी, नगरोटा के हिस्से में फायरिंग होती थी, पुंछ में फायरिंग होती थी। क्या होता था? वहां से रिपोर्ट किया जाता था नगरोटा, नगरोटा रिपोर्ट करता था उधमपुर को, उधमपुर रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था हेडक्वार्टर्स को। और यहां से संदेश जाता था, अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी रुको, संदेश का इंतजार करो।
और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। आज अगर उधर से गोली चलती है तो वो गोली के धुआं जब तक समाप्त नहीं होता उससे पहले समाप्त करने का काम, इस बात का संदेश दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर किसी ने भी अगर कोई हिमाकत की है तो उसको जवाब दिया जाए। आज कोई टेररिस्ट बनता है तो उसको उसके पीछे जिस तरीके से फौज पड़ करके, आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति है। ये भारत की सुरक्षा करने का काम कैसे किया गया? ये दृष्टि थी, दिशा थी। चीन के बारे में हम लोग कितना सुनते थे। ये स्टैंड ऑफ देकर के चीन के सामने खड़े होकर के सारी फौज मोदी जी ने चाइना के सामने खड़ी कर दी और उनको पीछे हटना पड़ा। ये भी आपको मालूम है, ये भी सच्चाई है, ये भी आप जानते हैं। ये नेतृत्व का असर होता है। पहले वार्ता क्यों नहीं हो पाती थी और पहले ये चर्चाएं क्यों नहीं हो पाती थी? और बहुत सी बातें फौज में ऐसी होती हैं जो फौज के लोग ही करते हैं तो अच्छा रहता है, हम जैसे राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक। ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया। और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया है। इसलिए मित्रों, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब लोग उस काम में एक साथ जुड़े हुए हैं। और आपके हौसले को बढ़ाते हुए ये संदेश भी देना चाहते हैं कि देश बदला है और आगे बढ़ता हुआ यह एक सुरक्षित देश के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे जानकारी मिली है कि सूबेदार राम सिंह जी, जो ग्राम सालाना पौड़ी गढ़वाल के हैं, 16 अक्टूबर को वो हमारे गढ़वाल राइफल के जम्मू कश्मीर रजौरी में 19 अगस्त को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात का विश्वास देता हूं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित तो है ही, लेकिन आप सब लोगों का जो शौर्य है वह देश को सुरक्षित रखेगा और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।